हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है आपका 23 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 23 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसमें जो हमने आपके लिए पहला करंट अफेयर्स लेके आए हैं वह है आपका कि जो है सो गंगा में जो है सो माइक्रो प्लास्टिक जो है सो उसकी जो है सो अमाउंट बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है सो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनके लिए भी एक कंसर्न है कि उनका सर्वाइव करना टफ हो जाएगा। और जब गंगा का जल पॉल्यूशित होगा तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो सही से सस्टेनेबल नहीं होगी। ठीक है, तो एक एनजीओ है आपका टॉक्सिक लिंक। ठीक है, ये टॉक्सिक लिंक है और नेशनल जो है सो आपका जो है सो ये नेशनल जो है सो ओशन मिशन है एक। ठीक है, एक बॉडी है एनआईओ जो ओशन के बारे में रिसर्च करती है, इंडिया की बॉडी है। और टॉक्सिक लिंक, ये दोनों मिल करके जो है सो आपका गंगा में 3 जगह से सैंपल कलेक्ट किए, हरिद्वार से, कानपुर से और बनारस से। ठीक है, और इस सैंपल में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कहाँ पे कितना कंसंट्रेशन है। तो उन्होंने पाया कि बनारस में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है माइक्रो प्लास्टिक का। और जो है सो हरिद्वार में, जहाँ गंगा जो है सो आपके पर्वतीय भाग से नीचे उतर के तराई से जब नीचे आती है तो वहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो है सो सीवेज वाटर नहीं आ रहे हैं और इन जगहों पे सीवेज वाटर आ रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? माइक्रो प्लास्टिक जो होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर के बीच में बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है। और एक्चुअल में यह पाया जाता है, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जब डिटोरेट होते हैं तो उससे मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा मिलता है जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, ये पाउडर हो गए, लगाने वाले जितने भी आइटम हैं जिसको आप और हम यूज करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ में बढ़ रहा है। एक्वेटिक लाइफ में मछलियों में जो है सो चूँकि वही खा रही हैं, तो हम लोग भी उससे धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं और इससे कैंसर जनित रोग जो होता है वो बढ़ रहा है। तो एक इन्वायरमेंट के लिए खतरा है कि हमें जो है सो माइक्रो प्लास्टिक को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एनजीओ जो टॉक्सिक लिंक है उसका आप याद रख लेना। और उसके बाद में जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो आपका 300 माइक्रोमीटर जो है सो आपका ये वाले सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, और नेशनल मिशन ऑफ द क्लीन गंगा 1985-86 में चालू किया गया था और उसी में मोदी जी ने 2014 में ऐड कर दिया नमामि गंगा प्रोग्राम। तो इसमें करना क्या है? गंगा को क्लीन करना। गंगा को क्लीन कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यह नदी है और आप याद होगा कि सारे नदी जितने भी शहर हैं, बड़े चाहे छोटे शहर हैं, आप देखिएगा कहीं नदी ना नाले के किनारे ही बसे रहते हैं। और मध्य प्रदेश में या जो पर्वतीय इलाका, जो पठारी इलाका है, वहां पे अगर नदी के किनारे अगर नहीं बसे हैं तो बड़े बड़े वो तालाब बनवाते थे। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे तो बावरी उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की सुविधा के बिना लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी शहर हैं इनके सारे गंदे पानी जो है सो सीधे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं और ये नदियों के पानी को क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा का काम क्या है या नमामि गंगा का काम क्या है? इसमें वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग है। और ये क्या करते हैं कि जो ये पानी छोड़ा जा रहा है इसको पहले प्यूरिफाई करेंगे, शुद्ध करेंगे, आप फिर छोड़ेंगे। पहला तो ये काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि इसके एरिया को जो है सो जो कैचमेंट एरिया है उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि इसका कैचमेंट एरिया को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करेंगे, सुंदर बनाने के, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जब इसको किसी दिन स्कीम डिस्कस होगी तो इसके बारे में बात होगी कि नेशनल मिशन क्लीन गंगा क्या है। ठीक है, अब इसमें नेशनल मिशन क्लीन गंगा में इनके जो है सो गंगा काउंसिल बनी है जिसके हेड जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, तो ये आपके इतना जो है काफी है। मेंस वगैरह में लिख रहे हैं या प्रीलिम्स में ऐसे तो डायरेक्ट न्यूज नहीं आएगा, लेकिन गंगा में माइक्रो प्लास्टिक है ये एक कंसर्न की बात है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहीं इंटरव्यू में या मेंस में कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप यहाँ कोट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। डिजिटल करेंसी के बारे में आपके एक नया न्यूज आया है कि आरबीआई ने बोला है कि हम जो है सो डिजिटल करेंसी अब इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी जो सेंट्रल बैंक अपना डिजिटल करेंसी उसने लागू कर दिया है अपने पूरे देश में, तो हमारे देश में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा चीज ये है कि यह जो है सो सेफ है, इजी है और जो है सो कम कॉस्ट में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल पहले करेंसी क्या होता है, जनरली क्या होता है कि एक करेंसी का मतलब पेपर का एक टुकड़ा हुआ। ठीक है, तो करेंसी पेपर का टुकड़ा हुआ, यह जो है सो आरबीआई छापती है और ये गवर्नमेंट के कहने पे छापती है। गवर्नमेंट क्या करता है कि अपने एक पेपर का टुकड़ा जिसको वो सिक्योरिटी बोलता है, गवर्नमेंट बोला कि हमको 54,000 रुपया दे दो, तो आरबीआई बोले कि हाँ ठीक है, हम तुमको 54,000, गवर्नमेंट ने बोला कि हमको 54,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो आरबीआई बोलेगी कि ठीक है साहब, हम आपको 54 करोड़ रुपया दे देंगे,
एडवांस के रूप में, लेकिन आप मुझे एक ऐसा सिक्योरिटी पे जिसका मूल्य जो है सो 54,000 करोड़ रुपया है, आप मुझे छाप के दे दीजिए और हम आपको दे देंगे, और जब आप हमको ये पैसा लौटाइएगा हम आपको ये सिक्योरिटी लौटा देंगे। ठीक है, तो ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसका जो ये मान लीजिए 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये का जो नोट है, आप पढ़िएगा उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूं। मतलब इसके लिए आरबीआई गवर्नर रेस्पॉन्सिबल है कि हम 100 रुपया लेके जाएंगे तो वो नोट बदल के दे देंगे। पहले के जमाने में होता है कि हम 100 रुपए के बदले तुम्हें सोना दे देंगे, अब सोना वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, तो 100 रुपए की जगह वो 100 रुपए लेके जाओगे तो 100 रुपए का दूसरा नया नोट वो दे देगा, या उसकी जिम्मेदारी है कि 100 रुपए के बराबर वैल्यू का सामान हमें नहीं मिलता है तो आरबीआई के प्रति फेथ खत्म हो जाएगा। तो उसी के लिए क्या किया गया है कि जो है सो ये जो है सो आपका क्या है, ये डिजिटल करेंसी में क्या है कि अब जैसे आपका बिटकॉइन है, आजकल आप नाम सुने होंगे बिटकॉइन का। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है कि यह भी एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, लेकिन इसके पहले इसके पीछे बैकिंग नहीं है, मतलब कि बिट करेंसी का मार्केट में वैल्यू खत्म हो गया तो कोई नहीं पूछेगा, खत्म हो गया। लेकिन डिजिटल करेंसी में जैसे आरबीआई जारी करेगी या सेंट्रल बैंक ऑफ द चाइना जारी किया है, तो उसका वैल्यू अगर खत्म होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कोई है, वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ द चाइना है चाहे रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के बिटकॉइंस है उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, वो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, गिरेगा तो गिरेगा। जैसे 10 रुपए का नोट है तो उसकी जिम्मेदारी आरबीआई के पास है कि भैया तुम्हें इसकी जिम्मेदारी है, इसके बराबर हमें कुछ चाहिए, तो अगर मान लो फिर नहीं वैल्यू उसका है तो उसके बराबर हमें ऐसा चीज दोगे जो उसके वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो वही डिजिटल करेंसी कुछ नहीं है, एक जो है सो आपका अब आजकल जो है सो डिजिटल रुपया है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जैसा भी है, जो भी आपका करेंसी आजकल फिजिकल करेंसी है उसके जगह पे डिजिटल करेंसी आ जाएगा। तो डिजिटल करेंसी क्या करेगा आपका कि जो है सो ये पेपर का टुकड़ा जो छापते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है वो बच जाएगा हमारा। दूसरा चीज है कि फट से जो है सो मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर देंगे किसी को भी। तीसरा चीज ये है कि इसमें जो है सो कागज के पैसा मान लीजिए 5 लाख रुपए ले जाते, कितना टेंशन है, और मोबाइल में 5 लाख रुपये है, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ट्रांजेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, ले जाना आसान हो जाएगा, हमें ढो के नहीं ले जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा चीज इसमें यह है कि जो है सो अब इसमें जो है सो कागज का रुपया घर में रहता है, मान लो चूहा काट दिए तो खत्म हो गया। इसमें तो ऐसा कोई चीज है नहीं ना, आपका अकाउंट है, पासवर्ड है, आप लॉग इन करेंगे, आपके पास में 5,000 डिजिटल कॉइन है या 50 लाख डिजिटल कॉइन है या 5 करोड़ डिजिटल कॉइन है, आप ट्रांसफर करते रहिए, लेते रहिए, देते रहिए, यहाँ चूहा काटने कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद में जो है अच्छा डिजिटल इंडिया मिशन को ये सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि भैया जब आराम से आपके पास में, अच्छा ये कागज का रुपया हटाओ, ये पैसा जो है मोबाइल में ही है, मोबाइल से ट्रांसफर हो जाएगा, तो सब लोग सोचेंगे चलो मोबाइल यूज करते हैं, तो डेटा का यूज होगा, एक नया मतलब रोजगार का साधन भी और ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस क्या है कि मान लीजिए कि आपने पासवर्ड भूल गए तो पैसा खत्म हो जाएगा। जनरली यही होता है कि मान लीजिए जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो आप रिकवर करने का अगर ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आरबीआई रखे रिकवर करने का ऑप्शन। उसके बाद में थ्रेट क्या है कि जो है सो आपका इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में आजकल साइबर वाले बहुत हैक कर लेते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल ट्रेड में भी दिक्कत जाएगी कि आपका जो है सो दिक्कत तो वैसे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पैसा का जो हमारा करेंसी उनका डिजिटल करेंसी है तो इजी वे में और हो सकता है। उसके बाद में पीपुल का जो है सो विश्वास जो है सो उस पर बना होना चाहिए। पीपुल का अगर विश्वास नहीं रहेगा तो डिजिटल करेंसी कोई भी करेंसी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जो है सो अभी 1-2 दिन पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि अभी गुजरात हाई कोर्ट में जो है 2013 का जजमेंट था कि उसने बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सो जो अमेंडमेंट हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, ये सही नहीं है, इसलिए उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, मतलब उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को बरकरार रखा है, लेकिन उसने जो है सो कुछ पॉइंट पे टिप्पणी दी है। तो एक्चुअल में इसमें कहानी क्या है कि जो है सो आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेजमेंट के लिए रूल बनाया, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब पार्लियामेंट ने रूल बनाया। लेकिन यह जो है सो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में जो है सो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट में आती है। तो आपको पता है कि जो है सो आपका शेड्यूल 7 में आपके जो है सो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो सेंट्रल लिस्ट में जो रूल बनाने का हक है वो सेंटर का है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो रूल बनाने का हक है वो स्टेट का है, और कंकरेंट लिस्ट में जो है सो सेंटर और स्टेट दोनों का है। तो अब यहाँ पे अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना रहता है तो उसमें आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए
कि ऐसा होता है कि कुछ अमेंडमेंट जो 7 शेड्यूल में अब 368 का यूज करके आपने अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन उसके अमेंडमेंट होने के बाद पार्लियामेंट पास करेगा, पार्लियामेंट पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जो है उसको भेज देंगे स्टेट के पास में, और 50% स्टेट को इसको रेटिफाई करना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं पे अमेंडमेंट करना है स्टेट को और 7 शेड्यूल अगर उसमें शामिल है तो 50% स्टेट अगर मान जाएंगे, जैसे जीएसटी में 50% स्टेट मान गए, या जो है सो आपका 73rd 74 अमेंडमेंट 50% स्टेट मान गए तो वैलिड हो जाएगा। और जब तक ये अमेंडमेंट नहीं मानेंगे तब तक वैलिड नहीं होगा। अब दिक्कत यहाँ पे है कि इसमें 368 से इसमें 7 शेड्यूल में ये जब चीज आता है तो इसको 368 से स्टेट के पास भेजना चाहिए, लेकिन इस अमेंडमेंट को स्टेट के पास नहीं भेजा गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को पकड़ा, और इस हाई कोर्ट ने 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने पकड़ा, बोला कि ये तो सही नहीं है, जो अमेंडमेंट हुआ है वह सही नहीं है, तो इसको खत्म कर दिया। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जैसे सेंटर के पास में है कि मैनेज करना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, समझना आप चीज को, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, जितने भी स्टेट है, अगर एक से ज्यादा स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रही है तो उसमें जो है सो सेंटर के पास रूल बनाने का हक है, और जो स्टेट रेटिफाई कर देगा वहां वो लागू होगा, जो नहीं रेटिफाई करेगा वहां लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सेंटर ने जब रूल बना दिया यहाँ पे, तो अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसमें रखा गया था वो सही है, और जो स्टेट वाला जो लागू होना था ना, जो आपका जो है सो आर्टिकल ये जो है सो आपका पार्ट 9B 243 Z से Z टिक है, इसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वे ऑफ द अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसने अभी तक बरकरार रखा है। तो न्यूज यही है, इस चीज को आप याद रखना कि पार्ट 9B को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, पूरे तरीके से खत्म नहीं किया है, उसमें जो मल्टी स्टेट वाला पार्ट है वो छोड़ के बाकी जो है 243 Z से ZT वाले को खत्म कर दिया। इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है आपको पता ही है कि 97 अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, 19(1)(c) और 243B में इसको रखा गया था, ठीक है। और आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल से अमेंडमेंट हुआ था? आर्टिकल नंबर 368 से, लेकिन स्टेट की परमिशन नहीं लेने के कारण ये नल एंड वॉइड हुआ है। उसके बाद में एविएशन मिनिस्ट्री सेट अप द 3 एडवाइजरी ग्रुप। कुछ नहीं है, आप लोगों को ऐसा समझना है कि एडवाइजरी ग्रुप क्या करती है। एडवाइजरी ग्रुप आपको एडवाइज किसी भी पॉइंट पे, कहा भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो, मानना नहीं मानना, जो सेटअप किया जो मिनिस्ट्री है उसको हक है। तो उन्होंने 3 जो अभी जो है सो 3 जो है सो एडवाइजरी ग्रुप सेटअप हुई है, वो पहला है एयरपोर्ट के लिए। जाहिर सी बात है, ये एक एयरपोर्ट हो गया और इसमें यह प्लेन हो गया, ठीक है, यह जा रहा है इस एयरपोर्ट पे और फिर जो है सो यहाँ जा सी एयरपोर्ट पे जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहला इसमें एडवाइजरी ग्रुप जो सेटअप हुई है इस एयरपोर्ट के लिए सेटअप हो गई, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए सेटअप हो गई, ठीक है। दूसरा चीज है कि ये प्लेन जो उड़ रहा है ना, तो प्लेन का मेंटेनेंस के लिए एक हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए एक हो गया, और एक है आपका मेंटेनेंस हो गया। और उसके बाद में जो है सो अच्छा, उसके बाद में जो डिफरेंट, अब ये कंपनी जैसे आपका कई एयरलाइंस कंपनी है, जेट एयरवेज है, उसके बाद में बहुत सारी हैं, इंडियन एयरवेज है। तो कंपनियों के मैनेजमेंट के बारे में एक ग्रुप हो गया, दूसरा इसका मेंटेनेंस के बारे में, तीसरा जो है सो बिजनेस व्यापार ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में हो गया, ठीक है। ये 3 ग्रुप है जो आपको सजेशन देगी कि कैसे एयरपोर्ट को हम और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं ऑपरेशन वाइज और अच्छा आउटपुट आ सकता है। नेक्स्ट आप लोग का है ग्वालियर और ओरछा सिटी को जो है सो यूनेस्को ने जो है सो इसको प्रिजर्व करने के लिए और अच्छे से रखने के लिए जो है सो हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में रख लिया है, ठीक है। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है सो यूनेस्को ने 2011 में चालू किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है उसको प्रिजर्व करना है, तो लोगों को अवेयरनेस जगाना है, एनजीओ आके उसमें मदद करे, और जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम है वह उसके लिए बनाई जाए, या गवर्नमेंट की जो रनिंग स्कीम है उसको और अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे यूनेस्को काम करता है गवर्नमेंट के साथ में मिल करके, और उस सिटी को प्रिजर्व किया जाए। जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, वैसे ही अब ग्वालियर हो गया, और दूसरा चीज हो गया आपका ओरछा, ठीक है। इन 2 सिटी को जो है सो यूनेस्को ने जो है सो आपका हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में रख लिया है, ठीक है। अब इसमें जो है सो ग्वालियर जो है सो आपका 900 AD का है, ओरछा लगभग 1600 AD का है। यहाँ पे जो है सो ओरछा में राजा राम का जो है सो मंदिर है,
और वहाँ पे बहुत सारे किले बने हुए हैं ओरछा में, ठीक है, क्योंकि बुंदेला राजाओं का वो राजधानी रहा है। और ओरछा में पहले प्रतिहार थे, फिर जो है सो आपके कछवाहा हो गए, कछवाहा के बाद में तोमर, प्रतिहार, कछवाहा, और उसके बाद में जो है सो कुछ दिन बघेल भी रहे, और लास्ट में सिंधिया थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है सो वहाँ पे एक से एक महल बनाया है। तो उन महलों को, उन पेंटिंगों को बचा के रखना, लोगों को अवेयरनेस जगाना कि लोग जाएं उसको विजिट करें ताकि उससे उसको रेवेन्यू मिले तो और अच्छे से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये उसका पूरा प्लान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से एग्जाम में आएगा कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट किसका है, तो याद रखना है कि यूनेस्को का है। ये चीज को याद रखना है। काम क्या है कि कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना। कैसे करेंगे? पीपुल में अवेयरनेस जगा के ताकि फंडिंग आ सके, और इनोवेटिव स्कीम के थ्रू, और एनजीओ को पार्टिसिपेट करा के, और जो भी जैसे एसिड रेन हो रहा है, तो आजकल जो है सो आपको पता होगा ताजमहल एसिड रेन के कारण जो है फेड आउट हो रहा है, वैसे बाकी सारी पेंटिंग सारी चीजें धीरे धीरे फेड आउट हो रही हैं पॉल्यूशन के कारण, तो उसको प्रिजर्व किया जा सके। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो अब देखो इसको बजट में चर्चा की गई थी, इसके अभी रिसेंटली बजट में। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका बैंक है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई से मान लीजिए कि विजय माल्या ने 25,000 करोड़ का लोन लिया, या 25 लाख करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है। 25 लाख करोड़ का लोन एसबीआई से ले लिया, उसके बाद ये लोन लेकर के फेलियर हो गया, भाग गया कहीं और, अब ये लंदन चला गया। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अब एसबीआई का यह पैसा अगर 30 दिन तक नहीं आया, 60 दिन तक नहीं आया, और 90 दिन तक नहीं आया, तो यहाँ स्टैंडर्ड एसेट 1, स्टैंडर्ड एसेट 2, और यहाँ पे जाकर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। मतलब कि ना ब्याज आ रहा है ना मूल आ रहा है, मतलब कि ना मूलधन आ रहा है ना ब्याज आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। आफ्टर दैट अब मान लो साल भर और नहीं आएगा, तो इसको जो है सो डाउटफुल एसेट, और फिर जो है सो उसमें रख दिया जाएगा, डाउटफुल एसेट हो गया। और जो है सो उसके बाद में फिर जो है सो इसको वे ऑफ कर दिया जाएगा। वे ऑफ करने का मतलब कतई नहीं होता है कि जो है सो वह जो है सो पैसा खत्म हो गया बैंक का, ऐसा नहीं होता है। उस पैसा को बैंक के अकाउंट से हटा करके रख दिया जाता है, और बाकी बैंक उस पर काम करते रहते हैं कि उस पैसा को लिया जाए। तो कभी वे ऑफ का मतलब पैसा खत्म नहीं होता है, उसका मतलब यह होता है कि उस पैसा को बैंक के अकाउंट से अलग रख दिया गया है। अब क्या होगा कि अब जब सरकार को जब टैक्स देने की बात आएगी बैंक को, तो उस अमाउंट चूंकि ऑलरेडी परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, और उसका बैंक और टैक्स देगी तो बैंक और ज्यादा एनपीए में जाएगी, मतलब और ज्यादा उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो वे आपका मतलब बस यही रहता है कि उस पैसा को हटा दिया जाता है मेन अकाउंट से, साइड अकाउंट पर रख दिया जाता है, और जब भी मौका मिलेगा तो बैंक उसको वसूलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो अब ये जो एनपीए है ना, इस एनपीए को मैनेज करने के लिए एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी है, और ये जो है सो 2 लाख करोड़ के एसेट जो है एनपीए को देखेगी, और इसमें जो है सो आपका नेशनल NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंडियन डेप्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मिल करके ये बनाया है, इनका सहयोग है इसमें, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका जो है सो NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, यह कहेगी कि भैया बैंक से कि तुम्हारा कितना है 25 लाख करोड़ का तुम्हारा एनपीए है ना, तो इसका 15 पूरा हमको दो, और हम तुमको इसका 15% जो है सब पैसा कैश देंगे, हम 50% इसका कैश देंगे, और रेस्ट अमाउंट 85% जो है सो हम एक सिक्योरिटी पेपर देंगे, सिक्योरिटी पेपर छाप के देंगे कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूं, और वो पैसा जब हम पैसा सामने वाले से, ये जो विजय माल्या से जब पैसा उसे लेंगे उसकी कंपनी बेच करके, तो बाकी पैसा हम तुमको चुका देंगे बैंक को। तो यहाँ एंट्रीम बैंक को रिलीफ 85% मैनेज करेगा, तो ये कंपनी हमको देगा। तो बैंक का अब बैंक का जो है सो वसूलने का झंझट खत्म हो गया। तो बैंक अपना जो है सो अपना मार्केटिंग में, बिजनेस में ध्यान लगाएगा, वसूलने का काम हो गया। NARCL का ये अपना देखते रहेगी, और इसको अंतरिम रिलीफ भी मिल गया। फायदा यही है, इसमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इतना ही भर इसमें लिखा है। अच्छा, अब NARCL क्या करेगा? उस डेप्ट को मैनेज करेगा, विजय माल्या की कंपनी को बेचेगा, उनके कंपनी को शेयर को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, ताकि इजी वे में वहां से पैसा निकाल सकें, और इसमें से जो 85% इसमें से कुछ इसको फायदा भी होगा, और साथ में ये भी होगा। तो इसका बस इतना ही यूज है, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। नेक्स्ट आप लोगों का है मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह जो है सो अभी रिसेंटली चाइना ने जो है सो इसकी टेस्टिंग किया है, और इसकी स्पीड लगभग जो है सो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आपका ये जो है सो आपका ट्रेनों की पटरी हो गई, जो अपना नॉर्मल ट्रेन है, और अपनी जो ट्रेन है इस पटरियों पे दौड़ती हैं, ठीक है।
अपनी ट्रेन जो है सो इस पटरियों पे दौड़ रही है, तो जनरली क्या होता है कि इन पटरियों में जो है सो ट्रेन और इस पटरियों के बीच में जो है सो कांटेक्ट होता है, उस पर रख के मतलब कि उस पर दौड़ रही है, पटरियों पे दौड़ रही है, ठीक है। अब क्या है कि मैग्नेटिक एविएशन टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि ये पटरी हो गया तो इससे थोड़ा ऊपर, मतलब पटरी में एक वायर का केबल बिछाया जाएगा और ट्रेन में एक वायर का केबल रहेगा और दोनों के बीच में जो है सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख दी जाएगी, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये धरती से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये पटरी हो गया और ये ट्रेन हो गया, तो ये टच में ही नहीं है, धरती के टच से थोड़ा सा ऊपर है, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इसमें फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो स्पीड जाहिर सी बात है बहुत तेज हो जाएगी। तो इसकी स्पीड लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, ये जो है इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। आप लोगों को बता ही दिए कि रिपेल करेगा, उस पर रहेगा तो उस पर वो दौड़ेगा, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएगा। और ये जो है सो टच ग्राउंड नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो जाहिर से हाँ, ये ब्रेक लगाने में जरूर है एयर फ्रिक्शन का यूज़ किया जाता है इसमें। हाई इफिशियंसी लो नॉइज, इफिशियंसी ज़्यादा है, नॉइज क्या है, लो है। और जो है सो अभी चाइना में इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। दूसरा न्यूज़ है कि एवियन फ्लू से अभी रिसेंटली एक डेथ हो गया है भारत में, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो बर्ड फ्लू एक वायरस होता है जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है सो टाइप ए वायरस है, ठीक है। और यह जो है सो जनरली मैन टू मैन कंटेक्ट में नहीं आने से फैलता है, या जनरली हम लोग जब मुर्गियों के पका मांस खा लेते हैं, उनके कंटेक्ट में रहते हैं तो हमको हो जाता है, लेकिन डेथ पहली बार रिपोर्ट किया गया, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं, कॉमन नहीं है, और जब हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तभी जाके होता है, अदरवाइज यह नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया हो गया। अब यहाँ पे ये जो है सो आपका, यहाँ ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो है आपका इधर ये इंडिया से थोड़ा सा 106 किलोमीटर जुड़ रहा है, अफगानिस्तान हो गया। और फिर जो है सो इधर हो गया आपका ये ईरान हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा ईरान हो गया। तो अब दिक्कत कहाँ पे है कि ये अफगानिस्तान से जो है सो यूएसए की फोर्स जो है सो यहाँ से विड्रॉ हो गई। तालिबान जो पाकिस्तान सपोर्टेड हैं, ये लोग जो है सो अब धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। तो इंडिया ने यहाँ डैम बनाया है, यहाँ पे हाईवे बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, लगभग 300 बिलियन का जो है सो 3 बिलियन का जो है सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब ये खतरे में आ गया, क्योंकि ये मानेंगे, अब तालिबान को भारत क्या मानता है, इंडिया मानता है कि यह जो है सो एक पाकिस्तानी संगठन है। और आपको पता है कि यहाँ से विमान को अपहरण करके यही तालिबानी लोग यहाँ कंधार में ले रखे थे, और उस टाइम पर मसूद अजहर को हम लोग को छोड़ना पड़ा था। तो अब ये तालिबान धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ से पैसा आएगा ही नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान सपोर्टेड हैं, जब ये पूरा कब्जा कर लेंगे तो ये कश्मीर में हो सकता है पाकिस्तान बोले तो कश्मीर में आके इधर अटैक करने लगे, और इधर जो है सो भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करे। दूसरा चीज़ ये है कि जो शहरी अफगानी है और जो ग्रामीण अफगानी जो तालिबान है, इसके बीच में भी दिक्कतें है कि ये हो सकता है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को, जो शहरी हैं वो भारत को सपोर्ट करते हैं और ग्राम वाले भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है इनके बीच में एक वार जैसी सिचुएशन खड़ा हो जाए, और वार जैसा जब सिचुएशन होगा तो पीपुल माइग्रेट करके इधर आएगा और माइग्रेट करके इधर जाएगा। तो इनको भी दिक्कत है, ईरान को भी दिक्कत है और पाकिस्तान को भी दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोग जब इसको तालिबानी ग्रुप मान नहीं रहे हैं, और कल के दिन क्या होगा कि मान लो कि पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, तो हमको तो फिर मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्यों नहीं पहले ही जो है इनसे बात करना शुरू कर दें। तो एस जयशंकर जो है सो ईरान में इनके जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी ये नीति नहीं है, क्योंकि हम तो आतंकवादी से और जो बदमाश लोगों से बात नहीं करते हैं। भारत हमेशा अपनी पॉलिसी पे चलता है।
उसीलिए जो है सो अभी अभी म्यांमार से बहुत दिन तक हमारे रिलेशन खराब रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री रूल था। बाद में हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अभी म्यांमार में इंटरवेंशन हुआ तो हमने कुछ नहीं बोला, नेपाल में इंटरवेंशन हुआ हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब इंटरनल पॉलिटिक्स में जब भी हम बोलना चालू करते हैं तो रिलेशन खराब होता है, उसका लॉन्ग इंपैक्ट देखने को मिलता है। श्रीलंका में कुछ होता है तब हम लोग नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसी कारण राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, लिट्टी वालों ने मार दिया था। ठीक है, अभी जैसे आपको फैमिली मैन 2 आया था, इसी इशू पे था, जो मनोज वाजपेयी का मूवी था। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो, एक तो एक सिचुएशन ये है कि इंडिया को दिक्कत है, अब पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और ये चाइना को क्या दिक्कत है? इसको ये दिक्कत है कि यहाँ पे जो है सो ये जो है सो इधर जो है सो उइगर मुस्लिम है, इस पर अत्याचार करता है कौन? चाइना। तो हो सकता है कि ये इधर से अटैक करने लगे, तो इनको अपनी हवाई गुम है। दूसरा चीज़, पाकिस्तान को ये दिक्कत है कि हमने तो इसको सपोर्ट करके अफगानिस्तान बनवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। दिक्कत कहाँ पे है कि जो है सो अब ये अगर मान लो अपना देश मानने लगे, सब कुछ सही होगा, तो ये जो है ना, ये वाली जो बॉर्डर है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इधर भी हो सकता है, अभी तो ये डिस्प्यूट ही है, क्लियर थोड़े है। तो पाकिस्तान को एक डर ये भी है कि हो सकता है कि हमारे पे अटैक नहीं कर दे, उइगर हो गया। अच्छा, इसके बाद में ईरान में भी दिक्कत है कि अभी इनका बॉर्डर और बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो हो सकता है इधर भी अटैक कर दे, सिविल वार हो जाए तो इधर लोग माइग्रेट करने लगे। अच्छा, अब नया चीज़ क्या हुआ है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान अब पहले जैसा बोल रहे हैं, मतलब तालिबान पहले जैसा नहीं रहा। अब इसमें क्या है कि 2 ग्रुप हो गया, मतलब ऐसे तो कई ग्रुप हैं, एक ग्रुप ईरान में है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप इधर जो ग्राउंड पे है। तो हो सकता है कि अब भारत डायरेक्टली इनसे नहीं डील कर रहा है, बहुत मुश्किल है इनसे डील करना, तो भारत इधर डील कर रहा है, हो सकता है इसके बाद कोई इधर माने ही नहीं। तो ये सारी जो है सो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है, इसके बारे में चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं वहाँ लिखने के लिए, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है।